नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो न्यू ईयर है यानी नया साल जो है ये कमिंग सून है 2024। आज जो हमारा डेट है वो 31 दिसंबर 2023 यानी आखिरी हमारा आज का ये वीडियो है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट किन किन के लिए है? तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये 2024 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, यानी 12th क्लास में आप हो और आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा, तो उनके लिए यानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आज का वीडियो है, जो कि 2023 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले यानी इस वीडियो से पहले जितने भी वीडियो आपने मेरे देखे हैं वो सभी 2023 के अंडर अंडर वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 2024 वाले आएंगे, यानी आगे वाले। ठीक है, तो जो हमारा न्यू ईयर है ये कल है और जो समय है हमारा वो 9:45 कुछ हमारा हो रहा है, 9:45 PM। ठीक है, यानी आप कह सकते हो लगभग लगभग 2 घंटे 15, ठीक है 3 घंटे लगभग हमारा समय है। ठीक है, तो जो है आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और बाकी जो आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम है वो आपका बहुत ही अच्छा जाए। और ये जो हमारा लास्ट वीडियो है इसको आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का जो हमारा 8वां अध्याय है, जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। ठीक है, तो इस अध्याय को इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने आज सोचा कि जो हमारा ये चैप्टर है ना, इसको मैं आपको इसी दिन कराता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है और इसमें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच लो कि 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने चाहिए, तभी आपका जो वीडियो है हमारे देखने का वो बहुत ही ज़्यादा वसूल होगा। अगर आपको 2023 के अंदर हमारे वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ होगा तो आप आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, 2023 का लास्ट वीडियो है। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही अलग बात है। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही एक मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया है 2024 के लिए और जो हमारा कमिंग सून है ये। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा सब्जेक्ट है उसका जो हमारा 8वां अध्याय है जिसका नाम है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन जो 8वां रह गया है ये मैं आज के इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा फिजिकल का कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और MCQ क्वेश्चन देखेंगे और जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, 2023 का लास्ट हमारा वीडियो है, तो आज आपको किसी भी हालत में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपके तकरीबन 95 या 90 या 85 इतने तो आ ही जाएंगे। 85 से नीचे नहीं जा सकते अगर आपने हमारे वीडियो को देखा तो। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको नीचे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर आगे चलते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप सर्च करोगे आ जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल रहता है, किसी भी प्रकार का क्वेरी रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप मुझसे आकर इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इससे पहले कराए गए कौन कौन से चैप्टर थे, यानी इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर करा दिए हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा, पांचवा, छठा और जो हमारा 7वां था ये करा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो टोटल आपके ये सभी सिलेबस में दे रखे हैं चैप्टर। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं 8वें अध्याय पे जिसका नाम है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। तो इस चैप्टर को बारीकी से समझना, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। और जो भी यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है वो सभी आपके बुक का है, सभी आपके बुक का व्याख्या आप कह सकते हो वो है। ठीक है,
देखो हमारे इसमें टोटल 15 टॉपिक बनते हैं। अगर 15 टॉपिक आपने समझ लिया यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया। पहले हम समझेंगे जीव यांत्रिकी का अर्थ क्या होता है। जीव यांत्रिकी का कुछ मुख्य परिभाषा है, कुछ विद्वानों ने इसका परिभाषा दिया है अपने हिसाब से वो। और खेल कूद में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन व्यक्ति था जिसने गति के कुछ नियम बता दिए थे, वो समझेंगे। और न्यूटन की गति के नियम तथा खेल कूद में इसका क्या उपयोग है, न्यूटन की गति का खेल कूद में क्या उपयोग है, ये समझेंगे। संतुलन का क्या अर्थ होता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके जो है मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। और घर्षण का क्या अर्थ होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। खेल कूद में घर्षण बल का क्या महत्व है, और खेल कूद में घर्षण बल का जो लाभ है और जो हानि है, इन दोनों का समन्वय किया जाएगा, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो हानि है घर्षण बल का वो भी समझेंगे। और एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेपय या फिर प्रोजेक्टाइल। ये क्या है ये बताऊंगा। इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, इसका आना निश्चित है। तो वो कारक कौन कौन से हैं, तो ये सभी टॉपिक आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और बाकी चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2023 का हमारा लास्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 के लिए तो एक जंग का वीडियो है, आप समझ सकते हो, फिजिकल एजुकेशन में खास करके, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो चैप्टर है उसका अर्थ क्या है। देखो जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ सामान्य सा यही है कि जो जीव यांत्रिकी नामक जो शब्द है, इसका खेल कूद में क्या उपयोग है, बस यही हमारा चैप्टर का कुछ अर्थ या फिर कुछ व्याख्या हो जाता है। देखो जीव यांत्रिकी का मतलब हो जाता है, जीव मतलब एक मशीन, नहीं जीव मतलब एक आप मनुष्य मान सकते हो, ठीक है। यांत्रिकी मतलब मशीन मान सकते हो आप। यानी जीव यानी आप ये कह सकते हो कि मनुष्य का जो है ना एक मशीन के रूप में अध्ययन करना, यही जीव यांत्रिकी के तहत आता है, ठीक है। जिसमें मनुष्य के शरीर में गति को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं जीव यांत्रिकी। अब खेल कूद में इसका क्या मतलब महत्व है वो समझना है, तो इसी चैप्टर को समझेंगे। और इसमें आप अगर इस चैप्टर को आप पूरा समझ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन कर लिया, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको महसूस होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो जो भी बातें हैं वो सभी इसी चीज को दर्शाता है। चैप्टर जो है हमारा यहां से स्टार्ट हो चुका है। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो जीव यांत्रिकी का क्या अर्थ है, पहले ये समझते हैं। जीव यांत्रिकी का मतलब अर्थ क्या होता है, एक साधारण सा मनुष्य अगर अपने जीवन में समझ ले तो वो अर्थ क्या होता है। वैसे जीव यांत्रिकी का बताऊं तो एक सटीक परिभाषा इसका नहीं है, क्योंकि अनेकों विद्वानों ने इनका अलग अलग परिभाषा दिया है, कुछ ने कुछ कहा है तो कुछ ने कुछ कहा है। लेकिन आपका फिजिकल एजुकेशन कुछ अलग कहता है, तो उसके हिसाब से एक सटीक परिभाषा आप समझ लो, ठीक है। जो 12th लेवल पे तो बिल्कुल अच्छा है। देखो जीव यांत्रिकी मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन होता है। क्या होता है, जीव यांत्रिकी जो है ना ये मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन होता है, ठीक है। मान लो जब भी हमने मनुष्य का शरीर एक मशीन के रूप में अध्ययन कर लिया, मान लो एग्जांपल दूं, एक मोटरसाइकिल मान लो आप। मोटरसाइकिल जो होता है इसका जब भी हम अध्ययन करते हैं, यानी इसको जब भी हम समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि इसका टायर पंचर तो नहीं है, इसका जो एक्सीलेटर है वो खराब तो नहीं हो गया, इसका ब्रेक है वो खराब तो नहीं हो गया, इसका फ्री वॉल तो खराब नहीं हो गया, यानी इसका अध्ययन हम कर रहे हैं मशीन के रूप में। ऐसे ही अगर हमने मनुष्य के शरीर का अध्ययन कर लिया कि इसका पैर ऐसा है, तो जब ये दौड़ता है तो इसका पैर आगे की ओर जाता है, या जब इसका सिर नीचे की ओर जाता है तो हाथ ऊपर की ओर जाता है, इसके हाथ में इतने उंगलियां हैं, इनका ये कार्य है, ये कार्य है, ये कार्य है, ठीक है। और मनुष्य का हाइट इतना होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। मनुष्य का जो हड्डी है वो ऐसा होता है, हड्डी का ये कार्य होता है कि हड्डी को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं। तो ये जब हम अध्ययन इतनी बातों को कर देते हैं ना, तो यही जीव यांत्रिकी के तहत आता है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जीव यांत्रिकी जो शब्द है ये मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करने वाला एक शब्द है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर है ना उसको, उसके अंदर जो है ना गति को प्रभावित करने वाला, यानी जब मनुष्य दौड़ता है तो गति उसके अंदर कैसे आएगा, गति को प्रभावित कर कौन रहा है, ठीक है। गति को सम्मोहित कौन कर रहा है, यानी गति इसके अंदर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, कारक, ठीक है। जो भी आंतरिक कारक है, जो भी बाहरी कारक है, उनका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। बाहरी में मान लो अगर मनुष्य पतला है तो गति आएगा। आंतरिक में मान सकते हो अगर मनुष्य का जो जोड़ होता है ना, जोड़, अगर जोड़ ठीक है, या फिर आप मान सकते हो उसका पहनावा या फिर उसका जो बॉडी स्टाइल है वो ठीक है,
तो ये सभी जो है कुछ कुछ गति को प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों कारक का जब भी हम मनुष्य के शरीर में एक मशीन के रूप में अध्ययन कर लेते हैं तो इसी को जीव यांत्रिकी के तहत जाना जाता है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब हम समझते हैं कि जीव यांत्रिकी का कुछ मुख्य परिभाषा, यानी विद्वानों ने जीव यांत्रिकी का क्या परिभाषा बताया है और किनको हमको थोड़ा बहुत समझना है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको समझते हैं। देखो, जीव यांत्रिकी का मुख्य परिभाषा, एक तो जेम्स जी है, इनका पूरा नाम है, ठीक है, ये इनका फोटो देख लो आप। तो इन्होंने जीव यांत्रिकी का एक परिभाषा दिया था, तो उस परिभाषा को समझते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जीव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जो मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक व बाह्य बलों और इन बलों द्वारा पड़ने वाले जो प्रभाव है उससे संबंधित है। इन्होंने ये कहा है कि विज्ञान की वह शाखा है जीव यांत्रिकी जिसके तहत शरीर पे, यानी मानव ह्यूमन के जो शरीर होता है ह्यूमन का, उस पे अगर कोई आंतरिक प्रभाव पड़ता है और जो कुछ भी बाहरी पल, एक कह सकते हो आप, प्रभाव पड़ता है या फिर बल लगता है बाहरी या आंतरिक कुछ भी, तो जब भी हम उस बलों को समझते हैं या फिर उस बल के द्वारा शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ जाता है ना, तो वो है जीव यांत्रिकी। ये इन्होंने कहा है। हालांकि पेपर में नहीं आता है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब एक विद्वान और है जिनका नाम मरियम वेबस्टर, शब्दकोश नहीं आएगा, ठीक है, मरियम वेबस्टर, ये इनका नाम है, इनका फोटो देख सकते हो आप। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि मांसपेशीय गति विज्ञान मानव गतियों से संबंधित यांत्रिकी और शरीर रचना विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन है। मांसपेशीय गति विज्ञान विशेषकर मांसपेशीय गतियों की यांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव या फिर आप कह सकते हो जीव यांत्रिकी कहलाता है। तो ये इनका परिभाषा है, इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया। और मैं आपको पहले बता दूं, आप इन दोनों परिभाषा को नहीं समझोगे तब भी काम चल जाएगा, इनको मत समझो आप, ठीक है, और जो ये है ना, इनको भी आप मत समझो। एक सटीक परिभाषा समझ लो जो मैंने आपको पीछे बताया था। एक मिनट दिखाता हूं, देखो, इस परिभाषा को आप समझ लो, आपको काम चल जाएगा। और आगे जो परिभाषा मैंने बताया उनको ना समझो तब भी काम आपका चल जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पेपर में नहीं आता है, तो ये आप समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा टॉपिक है, खेल कूद में जीव यांत्रिकी का महत्व। अब जो खेल कूद वाला जो हमारा फील्ड है, ठीक है, तो उस फील्ड के अंदर जो जीव यांत्रिकी है इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है इसका जीव यांत्रिकी का, तो वो समझना है। देखो, जीव यांत्रिकी का महत्व जो है खेल के अंदर, एक साधारण परिभाषा में बताऊं तो है, खेल में जीव यांत्रिकी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। उसके बिना तो खेल खेलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। देखो, पहला तो हमारा महत्व पड़ता है, वो पड़ता है तकनीक को सुधारने में सहायक, ठीक है, तकनीक को सुधारने में सहायक। तो इसमें क्या होता है, इसमें खिलाड़ियों की तकनीकों में कुछ बदलाव के द्वारा भी उन्हें प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है। यांत्रिकी के अपने ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षक, यानी जो प्रशिक्षण करवा रहा है, ठीक है, जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग कह सकते हैं, प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो ले रहा है, तो खिलाड़ी की तकनीकी त्रुटियों को सुधार कर अपने उनके, ठीक है, कौशलों को और अधिक संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह खेलों में अधिक प्रभावी तकनीक की खोज भी कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा पहला महत्व जो जीव यांत्रिकी का हमारा खेल कूद के अंदर आता है। अब दूसरा प्रभाव क्या है या फिर दूसरा महत्व क्या है? दूसरा महत्व है उपकरणों को सुधारने में सहायक, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है। वैसे पॉइंट आप ध्यान रख लेना, उपकरणों को सुधारने में सहायक, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी मनुष्य का शरीर कैसा है तो उसको उसके हिसाब से उपकरण मिलेंगे। यानी हमने क्या किया, मनुष्य के शरीर का अध्ययन कर लिया। मान लो ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा छोटा सा है, उसको अगर हमने फुटबॉल खिलाया तो वो खेल नहीं पाएगा। लेकिन बी नाम का थोड़ा लंबा सा है, यानी क्या किया हमने, कहीं ना कहीं उसका अध्ययन ही तो कर लिया, उसके शरीर का तो अध्ययन हो गया, तो उसके शरीर का हमने अध्ययन कर लिया और उपकरण को हमने ए नाम के व्यक्ति के लिए सुधार लिया। यानी पॉइंट क्या था हमारा, उपकरणों को सुधारने में सहायक। यानी मान लो जो भी व्यक्ति है वो खेल खेल सकता है क्या, तो उसके शरीर के हिसाब से हमने उस खेल में उपकरण का चयन कर लिया, तो ये हमारा महत्व हो जाता है। तीसरा क्या महत्व है? तीसरा हमारा महत्व है खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने में। यानी खेल में जो भी प्रदर्शन होता है, जो भी खेला जाता है, जो भी एक्टिविटी होता है, उसमें जो भी क्रिया होती है,
तो खेलों में प्रदर्शन को सुधारने में या बढ़ाने में सहायक, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा खेल जो होता है उसका जो भी प्रदर्शन है, जो भी क्रिया है, जो भी एक्टिविटी है, उसको सुधारने में बहुत ज्यादा सहायक मिलता है जीव यांत्रिकी के तहत। अगर हमने मनुष्य के शरीर का अध्ययन ही नहीं किया तो कैसे क्या होगा उसका। मान लो कोई व्यक्ति जिम में आता है, तो जिम का जो ट्रेनर होता है ना, यानी जो उसको ट्रेनिंग देता है पूरा का पूरा, उसको जिम में जो भी उसका देखभाल करता है वो, ठीक है। तो जब तक वो जो ट्रेनर है वो अगर मनुष्य का अध्ययन नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि उसको कितना बॉडी वेट देना चाहिए, कितना वो उठा सकता है, कितना उसको रनिंग करवाना चाहिए, जितना भी कुछ भी कहा जाए या कुछ भी उसके शरीर को देखने के बाद पता चले, तो जो पता चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो जो कोच है वहाँ का या फिर जो जिम का जो आदमी होता है, जो उसका मुख्य होता है, जो ट्रेनर जो होता है, वो जो ट्रेनिंग करवाता है पूरा पूरा, तो जो वो व्यक्ति है उसने क्या किया, मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन कर लिया या फिर समझ लिया। अब वो क्या करेगा, अब उसको अच्छा जो ट्रेनिंग है वो देगा, अच्छा अच्छा जो है उसका प्रशिक्षण करेगा, तो वो सब करता है। तो ये हो जाता है हमारा महत्व। दूसरा क्या है, चोटों से बचाव में सहायक, ये हमारा महत्व हो जाता है जीव यांत्रिकी का। देखो जो महत्व है ना, वो आप एक क्या, आप 10 20 इतना महत्व भी लिख सकते हो, बस एक कॉमन सेंस से समझने का। क्या, जीव यांत्रिकी जो है वो मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन है, यानी मनुष्य जब भी खेलने आएगा तो हमें क्या करना है, उसके शरीर का अध्ययन कर लेना है। अब अध्ययन करने के बाद हमें क्या महत्व मिलता है या फिर हमें क्या अच्छा लगता है, ठीक है, तो वही हमारा महत्व के रूप में जाना जाता है। मान लो अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप खुद ही महसूस कर लो कि अगर मैं किसी के पास जाऊं या फिर मेरे पास कोई आए, तो जब मैं उसके शरीर का अध्ययन कर लूंगा तो क्या मुझे खेल में कुछ सहायता मिलेगा, तो आप सोचोगे हाँ सहायता तो मिलेगा। अगर मैं उसका अध्ययन कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसकी लंबाई कितनी है, अगर मैं उसका अध्ययन कर लूंगा तो पता चल जाएगा उसका वजन वजन कितना है, अगर मैं उसके शरीर का अध्ययन कर लूंगा तो पता चल जाएगा वो कितना ताकतवर है। यानी क्या हो रहा है कि खेल में उसका रुचि कैसा है वो पता चल रहा है, एक झलक दिख रही है। यानी कह सकते हो अपने आप जो महत्व है वो बनता जाएगा बनता जाएगा, और आपका आंसर शीट बढ़ता जाएगा और आपके नंबर आते जाएंगे। तो ये है कि समझने का, या फिर अगर आपको नहीं आता आंसर तो आप लिख सकते हो महसूस करके। अगला क्या है, तो अगला है प्रशिक्षण के सुधार में सहायक, ये तो हमारा पहला भी हो गया था। तो ये हो जाता है जो भी प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग, यानी जो ट्रेनिंग कर रहा है उसमें सहायक मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अगर ना आए ना तो आप मुझे कहना। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आते हैं, बहुत ही बार। प्री बोर्ड तो हो चुका आपका, लेकिन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है उसके लिए तो 101% ये क्वेश्चन आएगा। इसको आप लिख लो, ठीक है। तो न्यूटन की गति का नियम है क्या, मैं आपको बताऊंगा, और ये न्यूटन है क्या और इसको गति का नियम क्यों कहते हैं, सब आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है न्यूटन। हम इनको श्री न्यूटन कह लेते हैं क्योंकि इनके आगे श्री लगाना बहुत ही कंपलसरी है। तो जो श्री न्यूटन थे, इन्होंने ही गति के नियम दिए हैं। गति के नियम यानी दौड़ने के नियम, और न्यूटन एक व्यक्ति है, गति यानी दौड़ना, और जो नियम है वो नियम होता है। यानी न्यूटन एक व्यक्ति है, उसने गति के कुछ नियम बता दिए, ठीक है। फोटो देख लो इनका, ये जो है न्यूटन की गति के जनक कहा जाते हैं। जनक किसे कहते हैं, यानी कोई भी काम हो रहा है तो नेतृत्व किसका था, या जो भी काम हो रहा है उसमें मुख्य भूमिका किसका था, तो उस व्यक्ति के नाम लेने से पहले हम जनक नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम जिसने दिए थे उनका नाम था श्री न्यूटन, और न्यूटन जो है ये जनक माने जाते हैं न्यूटन की गति के नियम के। इनके फोटो देख लो आप, आपको पता चल जाएगा न्यूटन की गति के नियम में जो न्यूटन शब्द है वो क्या है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं इसके जो नियम है ना, वो समझते हैं। इसका जो पहला नियम है वो है जड़ता का नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको सामान्य तरीके से बताऊं तो मान लो एक स्थिर वस्तु है, ऐसा मान लो एक पेन है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो आप, खंबा मान सकते हो एक, ठीक है। अब इस पे अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा ना, इस पे अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा ना, तो ये ऐसे ही स्टैचू रहेगा। जाहिर सी बात है। मान लो आपने एक पेन को एक अलमारी में रख दिया, अब अलमारी पे कोई बाहरी बल लग ही नहीं रहा, कोई हवा नहीं चल रहा, कोई मनुष्य जाके छू नहीं रहा उस पेन को, तो क्या वो पेन हिलेगा? आप ही सोचो, बिल्कुल नहीं हिलेगा। अगर मान लो आपने 100 रुपए रखे हैं अपने अलमारी में, वो 100 रुपए गायब हो गया, अब वो अपने आप तो गायब होगा नहीं, क्योंकि जड़त्व का नियम लागू है। जड़त्व के नियम में क्या होता है कि वो चीज जो भी वहां पर है ना वो हिलेगा नहीं। ये न्यूटन की गति का नियम है। तो वो कैसे हिलेगा? या तो कोई मनुष्य ले जाए 100 रुपए तो हिल जाएगा, या तो कोई बाहरी बल आ जाए, या तो हवा चल जाए तो हवा से उड़ जाएगा वो,
या तो क्या पता अंदर चूहे हो वो हिला दे, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी चीज हो रहा है ना, वो या तो बाहरी बल है या तो आंतरिक बल, तो कह नहीं सकते हो आप, या वो तो बाहरी बल ही है हमारा। यानी 100 रुपए का नोट इधर से उधर हो रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं बाहरी बल का हाथ है। समझ गए? यानी वस्तु की, कोई भी वस्तु जिस पे जब तक कोई बाहरी बल आक्रमण ना करे या उसका प्रभाव ना हो, तब तक वो वस्तु स्थिर अवस्था में हो, उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है? यानी कोई भी स्थिर वस्तु है, उस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता ना, तो वो स्थिर ही रहेगा, तो वही जड़त्व का नियम के तहत आता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन लाइन है, वो क्या है? जब भी आप न्यूटन की गति के नियम दोगे या बताओगे, देखो न्यूटन ने 3 ही नियम दिए थे, उनके पास और कोई नियम भी नहीं था। तो न्यूटन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि गति के हमारे पास 3 नियम है, पृथ्वी के अंदर 3 नियम है गति के। तो उन्होंने 3 नियम लाइन से दिया था। पहला उन्होंने दे दिया था जड़ता। ठीक है, ध्यान से समझना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। जड़ता। दूसरा नियम दिया था त्वरण। ठीक है। तीसरा नियम दिया था प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। देखो ध्यान से समझना, जो हमारे तीनों नियम है ना, ये एक लाइन से सेता हुआ है। जिस प्रकार आप अपने अलमारी में कॉपी किताब को सेतते हो या रखते हो, उसी प्रकार ये नियम भी सेता हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को पहला कह दोगे, तीसरे को पहला कह दोगे, या पहले को तीसरा कह दोगे, नहीं। जो जड़ता का नियम है ना, ये ऑलरेडी, यानी ये पूरा का पूरा पहला नियम है। आप जड़ता का नियम जब भी लिखो तो आप लिख देना ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। त्वरण का नियम फिक्स है, ये दूसरा ही नियम है, इसको आप तीसरा नहीं कह सकते, नंबर कट जाएगा आपका। प्रतिक्रिया का तीसरा ही नियम है, इसको आप पहला नहीं कह सकते। ठीक है, ये तीसरा नियम है, यानी आप समझ जाओ, जड़ता का नियम पहला है, त्वरण का दूसरा है, प्रतिक्रिया का तीसरा है। अगर आपने इन तीनों में से किसी को भी आजू बाजू कर दिया तो आपका नंबर वहीं पे कटेगा, क्योंकि तीनों नियम फिक्स है अपनी जगह। त्वरण का नियम दूसरा है तो है, उसको आप पहला नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है ना? तो ये एक बारीकी है, हर बच्चे जो ये गलती करते हैं वो पहला दूसरा लिख देते हैं, और कोई अच्छा टीचर होता है तो वो दे देता है, कोई नहीं होता तो काट लेता है। ठीक है, देखो जड़ता का नियम आप गहराई से समझते हैं। देखो इसे हम गति का पहला नियम भी कहा जाता है, ये हमारा पहला नियम है, फिक्स। ठीक है, कॉमन लाइन है, हमारा पहला नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, एक स्थिर वस्तु होती है, कोई भी वस्तु, पेन, कॉपी, रबड़, घड़ी, ठीक है, टीवी, अलमारी, कुछ भी। तो जो भी स्थिर वस्तु है वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी। ध्यान से समझना, कोई भी स्थिर स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए, या तो मनुष्य उसको ना ले जाए, या तो कोई हवा ना चल जाए, या कुछ भी हो जाए। अगर बाहरी बल नहीं लगता ना जब तक, ठीक है, तब तक तो स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे लगता है वो हिल जाएगा। ठीक है, अवस्था में रहेगी वह एक गतिशील वस्तु तक। ठीक है, तब तक गतिशील अवस्था में उसी दिशा में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे मान लो बास्केटबॉल हो गया हमारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ गए आप जड़ता का नियम में क्या है, कि कोई भी स्थिर वस्तु होती है उस पर जब भी बाहरी बल नहीं लगता तो वो स्थिर रहती है। जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, ठीक है, आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो, पेन, कॉपी, यानी कोई भी ऐसा वस्तु दे सकते हो आप। अब त्वरण का नियम में क्या है, तो इसे हम न्यूटन की गति का, देखो यहाँ मैंने गति लिखा है, आप पूरा नाम लिखना, इसे न्यूटन की गति का, तो इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यानी उसके अंदर ही एक चीज उत्पन्न होता है, उसके अंदर ही एक चीज होता है शक्ति, तो एक उत्पन्न त्वरण होता है वहां पर, उस पर प्रहार करने वाले शक्ति के समानुपातिक होता है। मान लो आपने किसी को कुछ कह दिया, या मान लो आप कुछ भी आप मान सकते हो, ऐसा चीज है जिसमें एक खुद एक जान सा कुछ है, ठीक है, उसके अंदर ही एक रिस्पॉन्स देने वाला कुछ मौजूद है, उसको आपने जैसे ही टच किया उसने आपको रिस्पॉन्स तुरंत दे दिया, या फिर उसमें जो भी क्रिया होगी वो तुरंत हो जाएगी। ठीक है, यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न सहती वाली दो वस्तुओं पर लगे तो कम सहती वाली जो वस्तु है वो तीव्र गति से चलेगी। जैसे मान लो एक स्प्रिंग होता है, उसमें खुद ही एक त्वरण होता है, उसमें खुद ही उत्पन्न होता है वो त्वरण, तो उस पर जैसे आप हाथ रखोगे तो उछलेगा। या फिर मान लो जब भी दो शक्तियां आपस में भागेगी एक साथ, तो एक कह सकते हो टक्कर सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हैमर थ्रो हो गया हमारा, ठीक है, इसमें अधिक शक्तिशाली होता है हमारा, वह कम शक्तिशाली थ्रोअर की अपेक्षा में बहुत ही अधिक दूरी फेंक सकता है या फिर तय कर सकता है। तो ये हो जाता है। अब प्रतिक्रिया में क्या होता है, अब जैसे क्रिया करोगे ना वैसे प्रतिक्रिया दे देगा आपको। जैसे आपने उसको 1 रुपये दिया, वो आपको 1 रुपये दे देगा। ये उदाहरण है, वैसे लिखना मत,
जैसे मान लो स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग जैसे उसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, ठीक है, तो वो आप तुरंत रिस्पॉन्स देगा आपको वो, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे उदाहरण है, तो वो आप इसमें समझ सकते हो प्रतिक्रिया में क्या होता है। प्रतिक्रिया का मतलब सीधा सा हो जाता है कोई भी क्रिया का हमको विपरीत प्रतिक्रिया देना, ठीक है। इसे न्यूटन की गति का जो है तीसरा नियम कहा जाता है, तीसरा नियम है हमारा, ठीक है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर या फिर विपरीत प्रतिक्रिया हमें मिलती है। इस नियम के अनुसार खेलों में जो है ये नियम लागू होता है किस प्रकार से, जैसे तैराकी में, जैसे हमने हाथ हिलाया वैसे पानी हमें धकेलेगा, तो क्या हो रहा है, हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमें प्रतिक्रिया तुरंत ही मिल जा रहा है 1 सेकंड के अंदर। तैराकी में मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यह क्रिया हुई। जब मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है ना, तो ये क्रिया कहलाती है। अब पानी उसको आगे धकेल देती है, यानी उसने पानी को पीछे धकेला, उसने उसको आगे धकेल दिया। यानी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रिया फेंक रहे हैं। यानी मनुष्य क्रिया करता है, पानी प्रतिक्रिया कर देता है। यानी समझ गए आप, कोई भी किसी भी चीज पर हम क्रिया करेंगे ना, तो वो हमें तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा। तो ये होता है प्रतिक्रिया का नियम, जैसा कि नाम से पता चल जाता है, नाम खुद ही कहता है कि हम इसमें जो भी बातें होंगी वो क्रिया की प्रतिक्रिया पर ही होगी, ठीक है। तो ये था। अब हम समझते हैं कि न्यूटन के गति का जो 3 नियम है, जैसे कि आपने समझ लिया था, पहला हमारा हो गया जड़ता का नियम, दूसरा हो गया त्वरण का नियम, तीसरा हो गया प्रतिक्रिया का नियम। अब जब ये तीनों नियम है, तो क्या इन तीनों नियम का कुछ खेल कूद में महत्व है, या जो भी उपयोग है कुछ भी महत्व है, तो वो समझना है। देखो खेल कूद का जो फील्ड है पूरा का पूरा, उसमें जो इसका महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। आप बना बनाकर पॉइंट लिखते जा सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिकेट में जो है न्यूटन की गति का बहुत ही ज्यादा नियम है, ठीक है। इसमें बहुत लागू होता है। मान सकते हो आप, जब व्यक्ति बॉलिंग करता है तो बॉल उसके विकेट पे लग जाता है। जैसे मान लो विकेट है 3, इसके ऊपर ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा इस टाइप का होता है, ये विकेट होता है। अब विकेट ऐसे ही रहेगा जब तक इस पे बॉल नहीं लगेगा ना, तो ये गिरेगा नहीं। यानी क्या हो रहा है, न्यूटन की गति का पहला नियम लग रहा है यहाँ पर। यानी समझ गए, न्यूटन की गति का नियम यहाँ पे उपयोग में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, उदाहरण या महत्व, ठीक है। अब दूसरा क्या सोचोगे आप, दूसरा आप सोच सकते हो तैराकी में, सीधी सी बात है, तैराकी में भी यही होता है। तीसरा आप सोच सकते हो साइकिल में, साइकिल में आपने जैसे पैडल मारा वैसे चक्का भागा, ठीक है। या फिर मान वहां पे भी होता है, जैसे मान लो तैराकी में क्या होता है, प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाता है। क्रिकेट में क्या होता है, जड़ता का नियम लागू हो जाता है, यहाँ लिख देता हूं, जड़ता का नियम। और इसमें क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और इस साइकिल में क्या होता है, प्रतिक्रिया का नियम। और दौड़ में, ठीक है, दौड़ में क्या हो जाता है, दौड़ में हमारा सीधा ही नियम लागू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो न्यूटन की गति का नियम जो है वो खेल कूद में बहुत ही ज्यादा है। उदाहरण आपके सामने लिख रखे हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूटन की गति का हमारा जो महत्व है वो क्रिकेट फील्ड में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये सब काम होता है। आप पूरा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। इसमें 2 लाइन खींचोगे और एक्सप्लेन हो जाएगा, इसको आप टाइटल बना लेना तो सही चलेगा। अब हम समझते हैं संतुलन का अर्थ। संतुलन का इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज पर या किसी भी जगह पर बैलेंस बनाना, ठीक है। तो संतुलन का क्या अर्थ होता है या बैलेंस का क्या अर्थ होता है वो समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। देखो संतुलन का मतलब सीधा सा यही है कि जब मनुष्य खड़ा रहता है, मान लो ये जो महिला है ये खड़ी है, अब ये क्या है, एक पैर पे खड़ी है। अब ये जिस तरह से खड़ी है ये क्या है, ये संतुलन को दर्शाता है। यानी जब भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, ठीक है, खड़ा रहे, ठीक है, या मान लो किसी भी अवस्था में खड़ा है, तो वो उसी अवस्था में कितने देर तक रहता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अवस्था है ना, इसमें क्या है कि मनुष्य जो है ये खड़ा है, ठीक है, महिला जो है बिल्कुल खड़ी है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं संतुलन को ही दर्शाता है। संतुलन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें विरोधी शक्तियां एक समान हो। मान लो जैसे ही महिला खड़ी है ना, तो इसे बाहर से एक शक्ति लगेगा, इस पे एक बाहर से शक्ति लगेगा, जो शक्ति चीख चीख के कहेगा कि तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ, ठीक है। तो जो बाहर से शक्ति आ रहा है ना, ये आ रहा है बाहर से, ये आ रहा है बाहर से, तो ये सभी शक्तियां बराबर हो, ठीक है, एक समान हो। ये क्या है, विरोधी शक्तियां हैं। जब ये बाहर से, तुम मान लो मैं उदाहरण और दूं, तो जैसे आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, अब जैसे आप एक पैर पे खड़े हो गए ना, तो ऐसा आपको महसूस होगा कि मैं गिरने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं।
तो कैसे आप गिरने वाले हो? तो जो बाहरी बल है ना, बाहरी जो विरोधी शक्ति है वो आपके ऊपर बल लगा रही है। तो जब वो बाहर से बल आपके ऊपर आता है, तो वो बल अगर आपने महसूस कर लिया, उस बल के साथ आपने संतुलन बना लिया, तो वही संतुलन कहलाता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं संतुलन के प्रकार। यानी महिला अगर संतुलित अवस्था में खड़ी है, तो ये संतुलन कितने रूप से होता है, कितने प्रकार के होते हैं संतुलन? तो संतुलन हमारे 2 प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। और 2 प्रकार के भी हमारे और 2 प्रकार होते हैं, यानी टोटल 4 मान सकते हो आप। पहला हो जाता है स्थिर संतुलन, दूसरा हो जाता है गतिशील संतुलन। अब गतिशील संतुलन के भी हमारे 2 प्रकार हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आप देखो संतुलन स्थिर गतिशील में हमारा ये हो जाता है, स्थिर संतुलन में ये और गतिशील में हमारा ये। अब इसमें क्या है वो समझते हैं। देखो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ही ज्यादा आता है। पहले हम बात करते हैं स्थिर संतुलन। देखो स्थिर अवस्था में संतुलन की स्थिति को स्थिर रखना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, या मान लो तराजू खड़ा है, ये तराजू जो है दोनों पल रहा है एकदम बराबर हो, ठीक है, तब संतुलन जो हो रहा है ना, ये संतुलन इन दोनों के बराबर के बाद जो संतुलन हो रहा है वही स्थिर संतुलन है, ठीक है। अब बात करते हैं गतिशील संतुलन। देखो गतिशील में क्या होता है, जब मनुष्य दौड़ रहा होता है या मनुष्य ऐसी अवस्था में हो जब उसका शरीर हिलता डुलता दिखे, ठीक है। देखो विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं। देखो कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें संतुलन बनाए रखना। जैसे मान लो एक महिला खड़ी है, ये गिरने वाली है, तो अगर ये उस समय जब ये गतिशील अवस्था में होती है ना, यानी संतुलन तो बना रही होती है लेकिन एक गतिशील पॉइंट में होती है ये, तो इसको कहते हैं गतिशील संतुलन। गतिशील संतुलन का मतलब है, गतिशील यानी अभी हिल डुल रही है यानी गिरने वाली है, संतुलन यानी बैलेंस, गिरने तो वाली है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, संतुलन बन रहा है। दौड़ते समय संतुलन बनाए रखना। मान लो महिला दौड़ रही है, अब दौड़ते दौड़ते गिर जाए, ठीक है, तो ये संतुलन तो बन रहा है लेकिन गतिशील है क्योंकि इसमें शरीर की क्रिया हो रही है, ठीक है। आपने साइंस में ही पढ़ा होगा, साइंस का ही कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। देखो संतुलन के मुख्य सिद्धांत, देखो संतुलन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। संतुलन के मुख्य सिद्धांत, हमारा जो पहला सिद्धांत यहां पे आप समझ सकते हो। देखो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, देखो केंद्र सहारा देने वाले आधार के जितना पास होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि तेजी से दौड़ना, एथलीट, ठीक है, तभी आसानी से वह जल्दी से रुक पाता है जब वह अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए अपने पैरों को आगे की ओर स्ट्राइड लेने की अवस्था में रखता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है, दूसरा है गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाला आधार के मध्य जितना पास होगा शरीर उतना ही अधिक स्थिर हो जाएगा। जैसे बैलेंस बीम पर प्रदर्शन के दौरान यदि जिम्नास्ट एक और अधिक झुक जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वह सहारा जो है वो प्रदान करने वाले आधार की सीमाओं से अपने गुरुत्व केंद्र को बाहर ले जाता है, जिसके कारण उसका संतुलन भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब जो तीसरा लाभ है वो ये है, ठीक है। अब जो चौथा लाभ है वो क्या है, देखो यहाँ पे एक और ये दो, एक तीन लाभ यहाँ बता रखे मैंने, ठीक है, 3 है, तो 3 लाभ हमारे हो गए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला है घर्षण का अर्थ। देखो घर्षण का क्या अर्थ होता है, घर्षण का क्या अर्थ होता होगा, ये साइंस का टॉपिक है, आपने क्लास 9th और 8 में पढ़ा होगा साइंस के सब्जेक्ट में। देखो घर्षण बल क्या होता है, जब 2 वस्तु होती है, वो 2 वस्तु जब एक दूसरे की सतह, जैसे मान लो उदाहरण दो, एक वस्तु ये है, एक वस्तु बी है, ठीक है, अगर ये वस्तु और ये वस्तु जब एक दूसरे के सतह के संपर्क में आती है तब जो बल उत्पन्न हो जाता है ना, जिसके कारण ये वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं घर्षण बल। 2 वस्तुओं की सतह के एक दूसरे के संपर्क पर जो बल लगता है, यानी संपर्क में आने के बाद जो बल उत्पन्न होता है ना, जो भी बल उत्पन्न होता है उसके कारण क्या होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं घर्षण बल। अभी कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार समझाने का और प्रयास करता हूं ताकि क्या हो, आपको समझ में आ जाए। देखो ए नाम का वस्तु है, ठीक है, जैसे ए नाम का हमारा वस्तु है और बी नाम का हमारा वस्तु है। जब ए नाम का वस्तु चल रहा है, बी नाम का वस्तु चल रहा है, ध्यान से समझना, तो जब ये दोनों वस्तु एक दूसरे के वस्तु के सतह के संपर्क में आ जाती है, सतह के संपर्क में, और जब इन लोगों का टकराव हो जाता है, जैसे सतह का जुड़ना हुआ, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, अब जब एक बल उत्पन्न हो जाता है
जिसके कारण इन दोनों के वस्तु के गति में परिवर्तन हो जाता है। यानी ए नाम का वस्तु है, बी नाम का वस्तु है, इन दोनों का एक गति है। तो जब ये दोनों वस्तु एक ही गति से टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद एक बल उत्पन्न होता है। उस बल के कारण क्या होता है, दोनों वस्तुओं के बीच जो गति होता है ना, दोनों वस्तु का जो गति वो रुक जाता है। इसी को कहते हैं घर्षण बल। कैसे? मान लो एक गाड़ी है, ए नाम का गाड़ी मान सकते हो आप, बी नाम का गाड़ी है, ठीक है, कार कह सकते हो आप, एक कार और ये बी कार। अब ये दोनों कार जो है ना, ये एक ही बार 50 की स्पीड से आ रही है। अब जाहिर सी बात है, दोनों में गति तो उत्पन्न है। अब दोनों गाड़ियां अगर 50 की स्पीड से आएगी और जब टक्कर हो जाएगा तो इन दोनों का सतह क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है। अब जब इन दोनों का सतह एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो सतह जैसे संपर्क में आया यानी टक्कर हो गया गाड़ी का। अब गाड़ी का जब भी टक्कर होता है तो उस समय एक बल उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर रहता है। तो जब दोनों वस्तु एक दूसरे के सतह के संपर्क में आ जाती है तब एक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जब वो बल उत्पन्न हो जाता है तो उसी बल के कारण क्या होता है ना कि दोनों वस्तुएं गति में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है तो दोनों का स्पीड था 50, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का जो ओरिजिनल स्पीड था वो घट गया, दोनों गाड़ियां रुक गई। तो क्या हुआ, बल उत्पन्न हुआ और उस बल ने क्या किया, गाड़ी को रोक दिया। तो इसी को कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही विस्तार से बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्थिर घर्षण, गतिशील घर्षण। ठीक है, मैं जो चार आपको प्रकार बताया था ना वो यहाँ पर है। और गतिशील घर्षण का हमारा दो प्रकार है, पहला है स्लाइडिंग घर्षण, दूसरा है रोलिंग घर्षण। ठीक है, तो हम बारी बारी इन सबको समझते हैं। पहले हम समझते हैं स्थिर घर्षण। देखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह की ओर बढ़ना शुरू करती है, हालांकि तब तक वास्तविक गति आरंभ ना हुई हो। जैसे मान लो एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, ये दोनों बढ़ना तो चालू कर रही है लेकिन एक गति आरंभ भी नहीं हुई है उस समय। ठीक है, तब एक विरोधी शक्ति लागू हो जाती है। एक विरोधी शक्ति है जो उस समय लागू होती है, उसको कहते हैं घर्षण या स्थिर घर्षण। ठीक है, अब बात करते हैं गतिशील घर्षण में क्या है। देखो, गतिशील घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब वस्तु जो है ना वो दूसरे वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से आरंभ होती है बढ़ना। देखो, जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताया है, स्थिर घर्षण में क्या होता है कि जब दोनों वस्तु का सतह जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, वैसे बढ़ना आरंभ करता है, उस समय जो है ना उन लोग का जो वास्तविक गति होता है वो आरंभ ही नहीं होता है। तो उस समय एक विरोधी शक्ति लागू हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्थिर घर्षण। समझ में आ गया? अब क्या है, जो गतिशील घर्षण है ना, तो गतिशील घर्षण जो है इसमें क्या होता है कि ये जो है ना प्रतिकूल, यानी ये जो गतिशील घर्षण है ये प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह की ओर वास्तविक रूप से बढ़ना आरंभ करती है। स्थिर में क्या समझा? स्थिर में जो वस्तु है ना वो बढ़ना आरंभ नहीं करती है, लेकिन जो गतिशील में होता है इसमें वस्तु बढ़ना आरंभ कर देती है। अब जाहिर सी बात है, जो वस्तु है वो दो प्रकार से बढ़ना आरंभ करेगी, पहला स्लाइडिंग, दूसरा रोलिंग। या तो वो स्लाइड करते करते गिरेगा नीचे, या तो रुकते रुकते गिरेगा। मान लो कोई चट्टान है, वो बढ़ना चालू कर दिया तो कैसे गिरेगा? रोलिंग करते हुए। यानी जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह की ओर बढ़ना शुरू करता है ना तो वो दो प्रकार से करता है, पहला स्लाइडिंग, दूसरा रोलिंग। इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई भी प्रकार नहीं है जो हमें ये बता दे कि गतिशील घर्षण का प्रभाव यहां दिख रहा है। यानी जब भी दो वस्तु की सतह एक दूसरे के संपर्क में आएगी ना तो दुनिया का मिला लो तो दो ही रूप से आएगी, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो समझते हैं स्लाइडिंग में क्या होता है। तो स्लाइडिंग यानी स्लाइड करते करते, स्लाइडिंग घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह की ओर सरकने लग जाती है। यानी जाहिर सी बात है, गतिशील घर्षण में क्या था, एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह की ओर बढ़ना शुरू करती है, ठीक है। लेकिन जो स्लाइडिंग में क्या होता है कि बढ़ना तो शुरू करती है लेकिन वो क्या करती है, वो जो है सरकते सरकते बढ़ती है। जैसे मान लो, आप मान सकते हो, एक उदाहरण हमारा आ जाएगा, जैसे कुछ भी, अभी मेरे को उदाहरण आ नहीं रहा है, तो कुछ भी उदाहरण मान सकते हो आप। ऐसा वस्तु जो दूसरे वस्तु की ओर बढ़ रहा है लेकिन स्लाइड करते करते, यानी सरकते हुए बढ़ रहा है, सरकते सरकते धीरे 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 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक वस्तु दूसरे के वस्तु के सतह में बढ़ तो रहा है लेकिन
वो कैसे बढ़ रहा है, वो सरकते बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि बर्फ या सड़क पर स्केटिंग करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब रोलिंग में क्या होता है, वस्तु जो है, दो वस्तु, उनका सतह आपस में संपर्क में तो आ जाता है, लेकिन वो दूसरा जो हमारा संपर्क है ना, यानी संपर्क में आता है लेकिन वो दूसरा हमारा प्रकार हो जाता है, वो हो जाता है रोलिंग, यानी रोलिंग घर्षण। इसमें क्या होता है कि वस्तु दूसरे वस्तु की ओर रोलिंग करते करते बढ़ती है, यानी रुड़कते रुड़कते बढ़ती है। ठीक है, रुड़कने लग जाती है। ठीक है, और रुड़कने लग जाती है। ठीक है, यानी रुड़कते रुड़कते जो है ना बहुत आगे तक बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, लुढ़कने लग जाती है। लुढ़कने मतलब समझते हो आप? लुढ़कने मतलब हो जाता है कि एक वस्तु उलट उलट के एक चट्टान की तरह गिरती है, तो इसी को कहते हैं लुढ़कने। तो लुढ़कने लग जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। देखो, खेल कूद में घर्षण बल का क्या महत्व है, खेल कूद में घर्षण बल का क्या महत्व है, तो घर्षण बल का खेल कूद वाले क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्व है। तो बच्चों, कल आपका न्यू ईयर है, तो आप सभी को मेरी तरफ से जो है हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारा ये आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2023 का हमारा लास्ट वीडियो है आज का हमारा। आगे जो भी आपको वीडियो मिलेगा वो 2024 का मिलेगा। ठीक है, आज तकरीबन समय बताऊं तो आज हमारा समय हो रहा है, देखो आज डेट बताऊं तो 31 दिसंबर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2023। समय बताऊं तो 10:30 हो रहे हैं PM। ठीक है, यानी तकरीबन 1.5 घंटा है, 1.30, यानी 1.5 घंटे बाद जो है हमारा 2024, 1 जनवरी 2024 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा आज का वीडियो। देखो देखो, क्रिकेट में महत्व है, क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जूते में महत्व है। अगर देखो आपने नोटिस किया हो, जो खिलाड़ी का जूता होता है ना, यहाँ देखो, जो ये जूता होता है ना उसमें एक नुकीला नुकीला सा बना रहता है। वो नुकीला क्यों बना रहता है, क्योंकि वो घर्षण बल को बढ़ाता है। अगर ठीक है, जिस चीज में घर्षण बल जो है ना, अगर मान लो किसी चीज, मान लो टैल है, टैल बाथरूम में टैल होता है ना, तो टैल में अगर आप खड़े हो गए ना तो आप फिसलोगे। क्यों फिसलोगे, क्योंकि वहां घर्षण बल बहुत ही कम है। इसी प्रकार जो जूता होता है ना, जूता, तो जूते को बहुत ही नुकीला बनाया जाता है। क्यों, वो जूते के अंदर जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है ना, तो उसको नुकीला इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब खिलाड़ी खेलेगा तो उसके जूते के द्वारा क्या होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और बना सकते हो आप, साइकिल में जो टायर होता है ना उसके नीचे नहीं बना रहता नुकीला नुकीला सा, तो वो क्या करता है, वो घर्षण बल को बढ़ाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे हैं, बाइक मान सकते हो, कार मान सकते हो, ट्रक मान सकते हो, बहुत चीज है। खेल कूद में घर्षण बल का लाभ और हानि का समन्वय क्या क्या है। देखो, खेल कूद में जो लाभ है और जो हानि है, उनका पूरा समन्वय मैंने यहां लिख रखा है। इनको आप विस्तार से पढ़ना और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करना और पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियो को डाउनलोड कर लो। देखो, घर्षण बल का मुख्य हानि क्या है खेलकूद में। खेलकूद में घर्षण बल का कुछ हानि भी है, उन हानि को आप समझो। लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है, हानि के मुकाबले लाभ बहुत ही ज्यादा है। जैसे भारोत्तोलन, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। बास्केट, ये हो गया हमारा दूसरा जो हानि है। तीसरा हो जाता है जिम्नास्टिक अथवा भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन, तो ये हो जाता है। 3 हमारी हानियां हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल का क्या अर्थ होता है। प्रोजेक्टाइल का क्या अर्थ होता है, तो ये समझते हैं। प्रोजेक्टाइल का जो अर्थ है वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। देखो, जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण पर फेंका जाता है तथा इन इन रसिया के कारण वह गतिमान हो तो उसे प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जब भी आप किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हो न्यून कोण पे, ठीक है ना, न्यून कोण की बात कर रहा हूं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऊपर से ऐसे फेंकते हो ना, तो ये जब ऊपर जाता है ना तो एक गति उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल। देखो, खेल कूद के क्षेत्र में हैमर या फिर जेवलिन थ्रो, ठीक है, फुटबॉल को किक मार के, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये होता है हमारा, ये कुछ उदाहरण है प्रोजेक्टाइल के। अब प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से कारक है जो प्रोजेक्टाइल को प्रभावित कर देते हैं। तो जो हमारा पहला कारक है वो हो जाएगा प्रक्षेपण का कोण,
यानी प्रक्षेपण का कोण क्या है? जब एक वस्तु को दो अलग अलग कोणों से एक समान गति से फेंका जाए तो वह दो अलग अलग दूरी तय करेगा, इसको कहते हैं हम प्रक्षेपण का कोण। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो प्रक्षेपण की ऊंचाई तथा लैंडिंग सतह में संबंध। किसी प्रक्षेपित व वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी प्रक्षेपण की ऊंचाई व लैंडिंग सतह पर निर्भर करती है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा प्रभाव है वो क्या है? तीसरा हमारा हो जाएगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हो जाएगा। जो हमारा अगला है, अगला हमारा क्या है इसका प्रभावित करने वाला कारक? वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, प्रक्षेपित वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उतना ही ज्यादा अधिक होगा। ठीक है, ये हो जाता है जो प्रक्षेपित बल को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है। अगला भी हमारा है पांचवा, वायु प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करता है। तो ये हमारा क्लास 12th का जो हमारा 8वां चैप्टर था फिजिकल एजुकेशन का, जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फुल चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो ये हमारा 2023 का लास्ट वीडियो था जो यहाँ पे खत्म हुआ। अब कल 2024 को आपको नया वीडियो मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा इसका जो 10वां चैप्टर हमारा है इसका, वो आपको मिलेगा। और बाकी जो हमारा कह सकते हो आप जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसका भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, तो सभी आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे आगे, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो शेयर कर सकते हो, कमेंट करके आप बता सकते हो कि आज आपका जो लास्ट हमारा वीडियो था 2023 का वो आपको कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।